गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को पार्षद अंतर्नियम के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। पार्षद अंतर्नियम क्या होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, पार्षद अंतर्नियम और पार्षद सीमा नियम में क्या भिन्नता होती है, ये सब बातें आपको पिछले वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन की गई थी। आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा पार्षद अंतर्नियम की विषय वस्तु क्या होती है और पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल। पार्षद अंतर्नियम में किन किन बातों का उल्लेख होता है या किन किन बातों का समावेश होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार कंपनी की पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य होते हैं, नाम, स्थान, उद्देश्य, दायित्व, पूंजी और अभिधाता वाक्य। इस रूप में पार्षद अंतर्नियम के अंतर्गत कोई निश्चित कंटेंट्स नहीं बतलाए गए, किंतु चूंकि पार्षद अंतर्नियम में कंपनी की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को संचालित करने संबंधी विभिन्न रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बायलॉज को लिखा जाता है, इसलिए पार्षद अंतर्नियम में जितने अधिक विषयों का समावेश होगा, जितने अधिक कंटेंट्स इसमें शामिल किए जाएंगे, उतना ही कंपनी का प्रबंध सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगा। अब प्रश्न आता है कि इसमें किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए। देखिए, पार्षद अंतर्नियम में लिखा जाना चाहिए कि किस सीमा तक सारणी F, अगर अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी है तो सारणी F, अदरवाइज G, H, I, J जो अपन ने अलग अलग प्रारूप पढ़े हैं पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से, वो कंपनी के ऊपर किस सीमा तक लागू होंगे, उसके नियम किस सीमा तक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, इसका उल्लेख इसमें किया जाता है। कंपनी का नाम, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय के राज्य का नाम भी इसमें लिखा जाता है। साथ ही अंतर्नियम में प्रयुक्त शब्दों, पदों या अभिव्यक्तियों की परिभाषा और अर्थ भी इसमें लिखा जाता है, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं हमने उनको किस अर्थ के अंतर्गत लिखा है, इसका भी इसके अंतर्गत इनको भी इसमें परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक अनुबंध, जो कंपनी की स्थापना के पूर्व अनुबंध किए गए हैं, जिन्हें कंपनी स्थापित होने के पश्चात जिनको कंपनी स्वीकार करने के लिए तैयार है, कंपनी उसकी पुष्टि करना चाहती है, उन सभी प्रारंभिक अनुबंधों को भी पार्षद अंतर्नियम में लिखा जाना चाहिए, ताकि कंपनी, और इसमें यह भी लिखा जाना चाहिए कि इन प्रारंभिक अनुबंधों को कंपनी के द्वारा स्वीकार करने का तरीका क्या रहेगा और किस प्रकार से इन प्रारंभिक अनुबंधों को स्वीकार किया जाएगा। अंश पूंजी के संदर्भ में कंपनी की अंश पूंजी कितने प्रकार की होगी, किस रूप में कंपनी अंश पूंजी का निर्गमन करेगी। राइट इशू, अगर कंपनी के द्वारा अधिकार अंशों का निगमन किया था तो उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन क्या रहेंगे। अंश पूंजी में कमी एवं वृद्धि, जिसमें कहते हैं अंश पूंजी परिवर्तन कंपनी करना चाहे तो उसके संदर्भ में क्या व्यवस्था रहेगी। अंशों के पुनर्ग्रहण, स्वेट इक्विटी शेयर्स, पूंजी में से ब्याज का भुगतान, अंश पूंजी के पुनर्गठन की विधि एवं लाभों के पूंजीकरण के बारे में संपूर्ण विवरण, संपूर्ण नियमों का उल्लेख इसमें कर दिया जाना चाहिए। लियन ऑफ शेयर्स, क्या कंपनी अपने अंशों पर ग्रहणाधिकार का उपयोग ग्रहणाधिकार करेगी, तो लियन ऑफ शेयर्स के संदर्भ में क्या नियम रहेंगी। कॉल्स ऑन शेयर, कंपनी के द्वारा अपने अंशों के संदर्भ में याचना राशि की मांग किस किस रूप में की जाएगी, उसका क्या तरीका रहेगा, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कंपनी के अंशों का हस्तांतरण एवं हस्तांकन किस रूप में होगा, उसके बारे में क्या नियम रहेंगे, इसका उल्लेख होना चाहिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कंपनी के अंशों का अगर हरण कंपनी करती है, याचना राशि के भुगतान न करने पर अंशधारी के अंशों का हरण कंपनी कर सकती है अथवा नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या नियम इसमें रहेगा। इसी प्रकार से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट किस प्रकार से करेगी। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, अंशों में परिवर्तन कंपनी किस रूप में कर सकती है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का पूंजीकरण जिसको हम बोनस अंशों के निर्गमन के नाम से पुकारते हैं। बाइबैक ऑफ शेयर्स, इन सभी बातों में शेयर्स से अंशों को स्कंध में जारी करना,
अंश प्रमाण पत्र एवं अंश अधिपत्र जारी करने के संदर्भ में, अभिकोपन के संदर्भ में, इन सभी बातों का विस्तार से इसमें उल्लेख होना चाहिए। अंश और सदस्य और अंशधारी के बारे में भी अंतर्नियम में स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए कि सदस्यों के अधिकार, मताधिकार, सदस्यों को सूचना देने की विधि एवं विदेशों में सदस्यों के रजिस्टर रखने आदि के नियम का उल्लेख भी पार्षद अंतर्नियम में किया जाना चाहिए। कंपनी के ऋण प्राप्ति के अधिकार, बोरिंग पावर्स ऑफ ए कंपनी कुल कितना ऋण प्राप्त कर सकती, कंपनी के संचालक मंडल कंपनी के दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु कुल कितना ऋण ले सकते हैं, किस प्रकार से ऋण प्राप्त किया सकता है, ऋण प्राप्ति के तरीके क्या रहेंगे, इन सभी का उल्लेख ऋण प्राप्ति के अधिकार के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। कंपनी की सामान्य सभा किस प्रकार से बुलाई जाएगी, सामान्य सभा के अंतर्गत सदस्यों को सूचना किस प्रकार से दी जाएगी, सामान्य सभा के संदर्भ में जो आवश्यक नियम दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स, प्रॉक्सी, एजेंडा, सभा की नोटिस ऑफ मीटिंग, रिजोल्यूशन को पास करना, मीटिंग को एडजॉर्न करना, मतलब ये जो सभा संबंधी आवश्यक नियम है इनके बारे में विस्तार से इसमें उल्लेख होना चाहिए। प्रॉक्सी की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इनका भी उल्लेख इसके अंतर्गत होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, संचालकों के संदर्भ में भी इसमें उल्लेख होना चाहिए कि संचालकों की संख्या क्या रहेगी, उनकी योग्यता, नियुक्ति, वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक, उनके अधिकार, कर्तव्य, पद मुक्ति एवं अवकाश ग्रहण करने आदि के संबंध में समस्त प्रावधानों एवं नियमों का उल्लेख पार्षद अंतर्नियम में किया जाना चाहिए। प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग्स किस प्रकार से होगी, संचालक मंडल की सभा किस प्रकार से संचालित की जाएगी, इसके बारे में सभा का अध्यक्ष कौन रहेगा, सभा की कार्रवाई किस प्रकार से संचालित की जाएगी, प्रस्तावों को किस प्रकार से पारित करवाया जाएगा, क्या प्रस्ताव सर्कुलेशन के माध्यम से पारित करवाए जा सकते हैं अथवा नहीं करवाए जा सकते, इन सभी का स्पष्ट रूप से इन सभी के बारे में भी सभी बातों का उल्लेख पार्षद अंतर्नियम में किया जाना चाहिए। प्रबंध की कर्मचारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं KMP, की मैनेजर पर्सन्स, प्रबंध की कर्मचारियों के संदर्भ की नियुक्ति की शर्तें, योग्यताएं, पारिश्रमिक, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, पद मुक्ति एवं वेतन आदि का उल्लेख भी पार्षद अंतर्नियम में किया जाना चाहिए। कॉमन सील ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी की अपनी कॉमन सील है, सार मुद्रा है, तो कंपनी की सार मुद्रा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, ये सार मुद्रा किसके अधीन रहेगी, इसके संदर्भ में भी आवश्यक समस्त बातों का उल्लेख होना चाहिए। डिविडेंड एंड रिजर्व्स, कंपनी किस प्रकार से लाभांश की घोषणा करेगी, लाभांश का वितरण किस प्रकार से किए जाएंगे, कंपनी अपने रिजर्व किस प्रकार से बनाएगी, इनके बारे में भी सभी नियम होने चाहिए। कंपनी के अकाउंट्स किस प्रकार से रखे जाएंगे, लेखी कंपनी किस प्रकार से रखेगी, लेखी एवं पुस्तकों के संदर्भ में भी पार्षद अंतर्नियम में संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यालय को संगठित करने के लिए नियम, लेख रखने की विधि, अंकेक्षण संबंधी नियम इत्यादि के बारे में संपूर्ण नियम बनाए जाने चाहिए। ऑडिट अकाउंट्स की बात आ गई। फिर बाइंडिंग अप, कंपनी का अगर समापन इन फ्यूचर होता है तो कंपनी के अंतर्नियम में कंपनी के समापन की परिस्थितियाँ एवं विधियों का वर्णन भी होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ सब्सक्राइबर्स, पार्षद अंतर्नियम के अंतर्गत उन सभी सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर भी होने चाहिए जिनके द्वारा पार्षद सीमा नियम के अभिदाता वाक्य में हस्ताक्षर किए गए। संपूर्ण विवरण का उल्लेख भी होना चाहिए। पार्षद अंतर्नियम में तिथि और स्थान भी, डेट एंड प्लेस ऑफ सिग्नेचर कहाँ किए गए, किस तिथि को किए गए, इसका उल्लेख भी पार्षद अंतर्नियम में होना चाहिए। मतलब जितना पार्षद अंतर्नियम विस्तृत होगा, जितने विषयों का इसमें शामिल किया जाएगा, उतना ही कंपनी का प्रबंध संचालन का कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। तत्पश्चात आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। कंपनी की पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, पार्षद अंतर्नियम की प्रकृति के बारे में जब हमने पढ़ा था तब आप लोगों को बताया गया था विशेषताओं के अंतर्गत पार्षद अंतर्नियम परिवर्तनीय प्रलेख है। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, आवश्यकता होने पर इसमें अल्टरेशन किया जा सकता है। अल्टरेशन के अंतर्गत किसी नई बात को जोड़ी जा सकती है, किसी बात को हटाई जा सकती है, या विधि में नियमों के अंतर्गत आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। जनरल प्रोविजंस फॉर अल्टरेशन के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस सामान्य अल्टरेशन के संदर्भ में सामान्य नियम क्या क्या हैं। देखिए, पार्षद अंतर्नियम के परिवर्तन के संदर्भ में जिन सामान्य नियमों की हम चर्चा करते हैं
उसमें ये बात आती है कि पार्षद अंतर्नियम कंपनी अधिनियम एवं पार्षद सीमा नियम के भीतर होना चाहिए। पार्षद अंतर्नियम जो भी किया जाए में जिस भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है वो हमारे कंपनी विधान के अधीन हो और सीमा नियम की सीमाओं के अधीन ही किया जाए। इसको ऐसे परिवर्तन करने के लिए आवश्यक विशेष संकल्प पारित करने की, विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती है। अंतर्नियमों में किसी भी परिवर्तन में पुनः परिवर्तन भी किया सकता है। अगर हमने पूर्व में कोई परिवर्तन किया अंतर्नियम में और अब हमें ऐसा लगता है कि पार्षद अंतर्नियम में पुनः परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो हम इसमें पुनः परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। किंतु अगर पूर्व में परिवर्तन न्यायालय के आदेश के अनुसार या अधिकरण न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार किया गया है तो बिना या केंद्र सरकार के आदेश अनुसार किया गया है तो बिना संबंधित प्राधिकारी अर्थात न्यायालय अथवा केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन करके उस परिवर्तन को किसी भूतकालीन तिथि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू किया जा सकता है। अंतर्नियम में परिवर्तन होने के बाद कंपनी के सभी सदस्य इन परिवर्तित अंतर्नियमों से ठीक इसी प्रकार से बाध्य होंगे मानो परिवर्तित अंतर्नियम उनके सदस्य बनने के पहले से विद्यमान थे। प्रत्येक सदस्य विधिवत परिवर्तनीय अंतर्नियमों से बाध्य होगा, बाउंड होगा। अंतर्नियमों की प्रतिस्थापना नहीं की जा सकती है। अगर कोई कंपनी अपने पार्षद अंतर्नियम के समस्त नियमों में परिवर्तन करना चाहे तो ऐसा परिवर्तन कर सकती है, किंतु पूर्व अंतर्नियम के स्थान पर नया अंतर्नियम लाना चाहे तो ऐसा करने के लिए हमारा कंपनी विधान कंपनी को परमिट नहीं करता है। न्यायालय किसी भी कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन करने का आदेश दे सकता है, किंतु वह स्वयं पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन नहीं कर सकता है। कंपनी को आदेशित कर सकता है कि वह अपने पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन करे, किंतु स्वयं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब आता है प्रोसीजर क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, परिवर्तन दो रूप में हो सकता है। एक परिवर्तन जिसके कारण कंपनी की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कंपनी के नेचर के अंतर्गत किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, कंपनी का नेचर उसी रूप में रहता है, अनचेंज है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचालक मंडल के अप्रूवल के पश्चात कंपनी अपनी सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करेगी और विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात जहां आवश्यकता होती है वहां पर केंद्रीय सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी अथवा न्यायाधिकरण से परमिशन लेके इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन करके इस परिवर्तन की प्रति, परिवर्तित पार्षद अंतर्नियम की प्रति को 15 दिन के भीतर निर्धारित फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल कराना जरूरी है। कंपनी चाहे तो अपने पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन अधिक कड़े कर सकती है। अर्थात कंपनी विधान मान लीजिए कहता है कि सपोज कंपनी विधान कहता है कि सब कंपनी के अंतर्गत परिवर्तन करने के लिए केवल विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता है, किंतु अगर कंपनी के समस्त सदस्य पार्षद अंतर्नियम में इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं कि सब कभी भी परिवर्तन किया जाएगा तो ये विशेष प्रस्ताव पारित न करके सर्वसम्मति से किया जाए तो कंपनी इस प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अर्थात कंपनी अधिक कड़े प्रावधानों का पालन कर सकती है। ये परिवर्तन का मेथड हुआ जब कंपनी की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है, किंतु किया जाने वाले परिवर्तन से कंपनी की प्रकृति में, कंपनी के नेचर में, कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे परिवर्तन के संबंध में नियम लगेगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कंपनी निजी कंपनी के रूप में सम्मानित हुई, सार्वजनिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है, या सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी के रूप में कन्वर्ट होना चाहती है, कंपनी सीमित दायित्व से असीमित दायित्व के रूप में और असीमित दायित्व से सीमित दायित्व के रूप में कन्वर्ट होना चाहती है, तो इससे कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, कंपनी के नेचर में परिवर्तन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे परिवर्तन का प्रोसीजर है कि सबसे पहले संचालक मंडल की सभा के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन के लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। संचालक मंडल की सभा के अंतर्गत इस प्रकार का इस आशय का प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तत्पश्चात कंपनी की सभा में स्पेशल रिजोल्यूशन इस आशय का पारित किया जाएगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के पश्चात कंपनी को ट्रिब्यूनल से ऐसे परिवर्तन के बारे में परमिशन लेनी पड़ेगी और ट्रिब्यूनल से अथवा आवश्यकता होने पर केंद्र सरकार से इस प्रकार के परिवर्तन की परमिशन लेनी पड़ेगी। परिवर्तन की परमिशन लेने के पश्चात कंपनी अपने
पार्षद अंतर्नियम में आवश्यक परिवर्तन करेगी और पार्षद अंतर्नियम में आवश्यक परिवर्तन करने के बाद निर्धारित फॉर्म INC 27 में निर्धारित शुल्क के साथ में 15 दिन के भीतर कंपनी की सभा में पारित किए गए विशेष प्रस्ताव एवं न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल अथवा केंद्रीय सरकार के द्वारा जो परिवर्तन के संदर्भ में अनुमोदन पत्र प्राप्त हुआ है उसकी प्रति एवं परिवर्तित पार्षद अंतर्नियम के साथ 15 दिन के भीतर ROC के यहाँ पे परिवर्तित पार्षद अंतर्नियम की प्रति को जमा करा के इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पार्षद अंतर्नियम परिवर्तन के संदर्भ में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे प्रतिबंध दो रूप में, एक वैधानिक प्रतिबंध और दूसरे समय समय पर न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए उसके आधार पर न्यायिक प्रतिबंध। वैधानिक प्रतिबंध के अंतर्गत आता है कि कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में किया जाने वाला परिवर्तन कंपनी अधिनियम के अधीन एवं अनुकूल होना चाहिए, सीमा नियम के अधीन एवं अनुकूल होना चाहिए, विशेष संकल्प के द्वारा, विशेष प्रस्ताव के द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए, अधिक कड़े प्रावधान का पालन ऐसे परिवर्तन के माध्यम से किया जा सकता है, आवश्यकता होने पर न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल अथवा केंद्रीय सरकार से इसका अनुमोदन करवाया जाना चाहिए। अगर किसी सदस्य के दायित्व में वृद्धि इस प्रकार की जाने वाले परिवर्तन से होती है तो ऐसे सदस्यों से लिखित में सहमति कि दायित्व वृद्धि पे उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लिखित में अनापत्ति का प्रमाण पत्र भी संबंधित पक्षकार से प्राप्त किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण के आदेश के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर पूर्व हम इस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं जिससे पूर्व में न्यायालय के द्वारा या न्यायाधिकरण ने कंपनी को कोई आदेश किया है उसकी व्यवस्थाएं निष्प्रभावी हो जाए या उसके प्रतिकूल हो, इस प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। परिवर्तन का 15 दिन के भीतर पंजीयन किया जाना जरूरी है। किया जाने वाला परिवर्तन देश के किसी अन्य कानून के प्रतिकूल भी नहीं होना चाहिए। ये थे स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन पार्षद अंतर्नियम में करने के। अब इसी प्रकार से आता है जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस, अर्थात न्यायिक प्रतिबंध क्या है। परिवर्तन कंपनी के हित में किया जाए, जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो कंपनी के हित में किया जाए, सद्भावना के आधार पर किया जाए। परिवर्तन से अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ में कपट अथवा उनके साथ में अन्याय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। परिवर्तन से तीसरे पक्षकार के साथ हुआ अनुबंध भंग नहीं होना चाहिए। परिवर्तन से किसी भी सदस्य का निष्कासन नहीं होना चाहिए। सभी परिवर्तन भूतकालीन तिथि से प्रभावी नहीं हो सकते। कुछ विशिष्ट परिवर्तन है वही भूतकालीन तिथि से प्रभावी हो सकते हैं। परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु परिवर्तन नहीं हो सकता है। न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात न्यायालय किसी भी कंपनी के अंतर्नियम में कभी भी परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती है। न्यायालय उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार भी नहीं कर सकती है, केवल आदेशित करेगी कंपनी को कि आपके पार्षद अंतर्नियम में ये त्रुटि है, इस त्रुटि का सुधार आप आवश्यक प्रक्रिया को अपना के करें। ये था परिवर्तन के संदर्भ में आवश्यक नियम। धन्यवाद।